हेलो एवरीवन। तो आज का अपना टॉपिक है डीएनए यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, उसका पार्ट 1। क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए आज हम एक ही पार्ट पढ़ने वाले हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहले तो हमें यही जानना है। तो अगर आपको ध्यान हो तो जब कोविड-19 आया ही था तब एक बहुत ज़्यादा बात चल रही थी कि हम इसकी डीएनए स्टडी कर रहे हैं, इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसेस माइट बी द एग्जैक्ट वर्ड। तो बस जीनोम सीक्वेंसिंग यानी कि हम इसकी डीएनए सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। तो अगर हमें किसी भी चीज़ को जानना है, पहचानना है, किसी भी लिविंग चीज़ को जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, तो हमें उसका डीएनए स्टडी करना पड़ता है। क्योंकि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए ही ये डिसाइड करता है कि कौन बंदा कैसा दिखेगा। डीएनए ही ये डिसाइड करेगा कि कौन बंदी कितनी हाइट होगी, आंखों का कलर कैसा होगा, बालों का कलर कैसा होगा, बाल कितने बढ़ेंगे, कौन बंदा कैसा रहेगा। ये सब चीजें डीएनए ही डिसाइड करता है। सारे इनहेरिटेड कैरेक्टर डीएनए ही डिसाइड करता है। तो इसलिए हमें डीएनए पढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे कि अपन देख लेते हैं, मैंने यहाँ कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है डीएनए के। इसमें मेजर फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मैंने मेजर क्यों कहा यहाँ, उसका रीजन है आरएनए का भी नाम आपने सुना होगा। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है और डीएनए भी। मेजर फॉर्म में डीएनए होता है, रेयर होता है आरएनए। तो और आरएनए होता कहाँ है? कुछ वायरसेस में, ठीक है ना। डीएनए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा एक्सेप्टिंग टू सम वायरसेस। वायरस वैसे भी हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंसीडर करते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि डीएनए वाकई में ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। बट स्टिल फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस मैंने यहाँ एक्सेप्ट लिख दिया है। सो आई होप यू गाइज विल फॉरगिव मी फॉर दैट, है ना। मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स इनहेरिटेड ओनली। माँ बाप के जो बच्चों में कैरेक्टर आते हैं ना, उसका भी रीजन डीएनए ही है। इसलिए नहीं आते कि माँ बाप का बच्चा है, इसलिए क्योंकि माँ बाप का डीएनए गया है उस बच्चे में, इसलिए बच्चे में माँ बाप के कैरेक्टर आते हैं। लेकिन सिर्फ इनहेरिटेड। पिताजी को स्विमिंग आती है, जरूरी नहीं कि बच्चा पैदाइशी स्विमर ही पैदा होगा। वो रीजन है कि पिताजी ने वो पैदा होने के बाद सीखी थी, वो उनके डीएनए में नहीं, उन्होंने सीखा, वो उनकी एक्वायर्ड ट्रेट है। तो एक्वायर्ड ट्रेट पास ऑन नहीं होती, इनहेरिटेड ट्रेट्स पास ऑन होती हैं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात डीएनए की, करीब 100 साल तक डीएनए वर्सेस प्रोटीन चलता रहा था बायोलॉजी वर्ल्ड में। डीएनए वर्सेस प्रोटीन, रीजन कि हमें कोई एक को मानना था जेनेटिक मटेरियल। बस इसी बात पे बहस चल रही थी, जेनेटिक मटेरियल है कौन सा, प्रोटीन है या डीएनए है। यही बहस थी और लगभग 100 साल तक चली थी ये बहस। तो चलिए आज का अपना टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं हम लोग। तो देखिए आज अपने को क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ डीएनए, किसी भी चीज को जानना है तो उसकी हिस्ट्री जान लीजिए। हमें किसी बीमारी को जानना है तो उसका डीएनए जान लीजिए। किसी इंसान को जानना है उसका डीएनए जान लीजिए। और डीएनए को जानना है तो डीएनए की हिस्ट्री जान लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कोई भी चीज कैसी दिखती है तो ऑफकोर्स प्राइमरी इंपॉर्टेंस की होती है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी चीज के लिए, डीएनए कैसा है वही सब कुछ डिसाइड करता है। डीएनए बना किस चीज का होता है, डीएनए कोई ऐसी चीज नहीं कि डीएनए आके रख गई। डीएनए के भी बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस, शुगर्स, फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ये दोनों टेक्निकल टर्म है, इन्हें हम आगे जाके समझेंगे। नाइट्रोजन बेसिस भी, शुगर्स भी और फॉस्फेट भी। डीएनए की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डीएनए के फंक्शन क्या होते हैं, और एचजीपी यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो कि 1990s में शुरू हुआ था और 2003 में खत्म हुआ। 13 साल, $3 बिलियन, 2800 साइंटिस्ट लगे। और कहा जाता है कि अगर हम इसे एक लिखने आए ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, तो 3300 किताब लगेंगी, जिसमें हर किताब में 1000 पन्ने और 1000 पन्ने पर 1000 शब्द। और एक जीआईपी यानी कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो हाल ही में भारतीय सरकार ने शुरू किया है, 238 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया गया है इसके लिए, ठीक है। तो ये सब अच्छी बात है, ये सब इतना हो रहा है। जब इतना हो रहा है, इतने खर्चा हो रहा है, तो हमें इसको वाकई में समझना चाहिए भाई। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और देख लीजिए यहाँ ये डीएनए का ट्री बना हुआ है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा, ग्रेट ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, डैड, मॉम, फिर बच्चों में कैसे आया। ये सब चीजें डीएनए ही डिसाइड करता है, नथिंग एल्स। तो आइए देखते हैं अपना पहला टॉपिक आज का, हिस्ट्री ऑफ डीएनए, डीएनए की हिस्ट्री। तो सबसे पहले तो फ्रेडरिक मीशर ने इसे 1869 में पस सेल्स में डिस्कवर किया था, पस सेल्स के न्यूक्लियस में। डीएनए सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है, लेकिन मेजर पार्ट ऑफ डीएनए न्यूक्लियस में ही मिलता है।
जेनेटिक मटेरियल इसे प्रूव कब किया गया था? 1943-44 में। देखिए 1869 से 1943-44 यानी लगभग 80 साल से ज्यादा तक यही बहस चलती रही कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, प्रोटीन या डीएनए। इतनी बड़ी बहस थी ये। किन साइंटिस्ट ने प्रूव किया था? एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टे, इन तीनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसका नाम होता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसे हम आगे जाके समझेंगे। उससे ये प्रूव हुआ था कि हाँ, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है सबका। बाकी और भी फेमस एक्सपेरिमेंट्स हुए थे इस 80 साल में, जिनमें सबसे पहला आता है हर्शे और चेज, और दूसरा ग्रिफिथ का। काफी चूहों की बलि दी गई थी, यहाँ बहुत सी चीजें लगी थी। वॉटसन और क्रिक, ये दो नाम बहुत फेमस हैं बायोलॉजी में। वो इसलिए क्योंकि डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल 1953 में इन्होंने ही दिया था, और इसके लिए दोनों को नोबेल प्राइज भी मिला था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 में खत्म हुआ। 3 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि 300 करोड़ यूएस डॉलर्स की खर्चे के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीआईपी शुरू किया है 238 करोड़ के फंड्स के साथ। और अगर हम ऑन एन एवरेज लें तो इंसान के शरीर में जितना टोटल डीएनए है ना, हर सेल का मिला के अगर उसे हम जोड़ते जाए ना, तो लगभग 100 बिलियन माइल्स इतना लंबा हमारा डीएनए बैठेगा। तो देख लीजिए अब डीएनए कितना है आपके बॉडी में, जिसका थोड़ा सा हिस्सा हम आज पढ़ लेंगे। ये इमेज देख रहे हैं आप, इसे जूम इन कर लेते हैं अपन, देखते हैं इसमें क्या क्या है। 1869 में फ्रेडरिक मीशर ने डीएनए को आइसोलेट किया क्रोमेटिन के फॉर्म में। 1953 में वाटसन और क्रिक और फ्रैंकलिन और विल्किंस, दो और नाम थे जिन्होंने एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी की थी। 1995, 1972 सब होता चला गया। फिर 1975 में फ्रेडरिक सेंगर, इन्होंने ही इंसुलिन का स्ट्रक्चर भी दिया था। ये बहुत बड़ा नाम है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है फ्रेडरिक सेंगर। ये सब देख लीजिए आप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं डीएनए के बारे में। और फाइनली ये कहानी अभी तक चली आ रही है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने, क्या है देखते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट हैं जिनकी मैंने अभी बात की थी, ग्रिफिथ और एवरी। ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लॉयड, मैकार्टे अलग तीन थे। इन तीनों ने एक साथ एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने अलग एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट दोनों का सेम था, बस दोनों ने कंक्लूजन अलग अलग दिए गए थे। इन्होंने किया क्या, निमोनिया की रफ स्ट्रेन ली। रफ स्ट्रेन मतलब कि नॉन वायरुलेंट, जो निमोनिया नहीं करती है, चूहे में डाला। जब बीमार नहीं करती तो चूहा मरा भी नहीं, चूहा जिंदा रह गया। स्मूथ स्ट्रेन यानी कि जो वायरुलेंट है, जो बीमार करती है, एस स्ट्रेन, और इसे मान लेते हैं आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन डाली चूहे के अंदर, चूहा मर गया। जब हीट करके एस स्ट्रेन को मार दिया गया, जब इस वाले निमोनिया को मार दिया गया हीट करके, इन्होंने वो चूहे में डाला, चूहा जिंदा रह गया, ठीक है। और जब रफ स्ट्रेन के जिंदे बैक्टीरिया, यानी जो बीमार नहीं करते हैं वो तो जिंदा थे, लेकिन जो बीमार करते हैं वो मरे हुए थे, जब वो दोनों मिला के डाले तब भी चूहा मर गया। इससे प्रूव हुआ, ग्रिफिथ ने तो ये कहा कि हाँ, कोई चीज इन दोनों की आपस में मिली है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तब जाके चूहे के अंदर गया और वो मर गया। एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टे ने और आगे गए थोड़ा, और उन्होंने बोला कि डीएनए ट्रांसफॉर्म हुआ है यहाँ, यानी कि सराउंडिंग मीडियम से डीएनए लिया गया है। तो इसलिए मैं एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टे ने प्रूव किया। हर्शे और चेज, इन दोनों का एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा था। इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिए। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं होते, वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं, यानी बैक्टीरिया को बीमार करते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं या मार देते हैं। इन्होंने, प्रोटीन के अंदर होती है सल्फर, ठीक है ना, तो इन्होंने सल्फर को रेडियो एक्टिव लिया। और डीएनए के अंदर होती है फास्फोरस, तो इन्होंने फास्फोरस को रेडियो एक्टिव लिया। रेडियो एक्टिव फास्फोरस ग्रीन दिखेगी, रेडियो एक्टिव सल्फर रेड दिखेगी, ठीक है। जिनमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव था वो रेड दिखा, जिनमें डीएनए रेडियो एक्टिव था वो ग्रीन दिखा। दोनों को इन्होंने इन्फेक्शन कराया, इन बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कराया, पाया
जब इन्होंने ये इन्फेक्शन कराया, फिर ब्लेंडिंग कराई, ये कैप्सूल अलग करवा दिया, और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कराई जो कि डेंसिटी के हिसाब से सेटल करा देता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आपने दूध की डेयरियों पर जरूर देखी होगी, या फिर अगर आप अपना ब्लड देने गए हैं कभी जांच के लिए तब भी वहां देखी होगी। ये बहुत तेज घूमती है, खून का भी थक्का जमा देती है, इतनी तेजी से घूमती है। तो इसमें पता चला कि सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सेल के अंदर यानी बैक्टीरिया के अंदर कोई सल्फर नहीं था, लेकिन फास्फोरस था। फास्फोरस डीएनए में डाला गया था, तो बैक्टीरिया के अंदर फास्फोरस तो पहुंच गया, लेकिन सल्फर प्रोटीन में डाला गया था, सल्फर नहीं पहुंचा बैक्टीरिया के अंदर। मतलब कि वो डीएनए है जो ट्रेवल करता है, ना कि प्रोटीन। तो हेंस डीएनए वाज प्रूव्ड एज जेनेटिक मटेरियल। इस तरीके से डीएनए प्रूव हुआ। आपको ये एक्सपेरिमेंट सिंपल लग रहा होगा, लेकिन मेरी बात मानिए, इस एक्सपेरिमेंट को करने में 80 साल लगे थे। चलिए अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए एक डबल हेलिकल जाइंट मॉलिक्यूल होता है जिसमें 2 लेडर्स होती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। अब इसे मैंने जाइंट मॉलिक्यूल कहा क्यों आखिर? ठीक है, वो इसलिए क्योंकि डीएनए कोई एक एटम तो है नहीं, छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। देखिए, एक एटम होगा, हाइड्रोजन का एटम है, 2 हाइड्रोजन मिले, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिला, एक ऑक्सीजन और मिल गया, पानी का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है ना, ये बहुत छोटा मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, इससे बड़ा मॉलिक्यूल होता है शुगर का, जैसे कि ग्लूकोज का मान लेते हैं। ग्लूकोज बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, C6H12O6। उससे बड़ा मॉलिक्यूल होगा नाइट्रोजन बेस का। ठीक है ना, उससे बड़ा होगा न्यूक्लियोसाइड का, उससे बड़ा होगा न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, तो देखिए कितने बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, और ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बहुत बड़ी चेन होती है। ठीक है ना, इसमें करीब 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। देखिए न्यूक्लियोटाइड कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, और इसके भी इतने यानी कि लगभग 300 बिलियन बेस पेयर्स, इतने मिलके एक सेल के नॉर्मल डीएनए को बनाते हैं। तो ये एक जाइंट मॉलिक्यूल हुआ पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड थे, है ना। हेलिक्स या फिर एक लेडर, ये आपको ये दिख रही है, ये एक डंडे जैसा, ये 2 डंडे हैं, ये 2 सीढ़ियां टाइप हैं, ये एक डंडा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ होगा, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, ये सब आपस में जुड़े होते हैं। ह्यूमन डीएनए राइट हैंडेड होता है, बी डीएनए होता है, यानी कि ह्यूमन का जो डीएनए होता है उसकी जो कर्लिंग होती है ना, ऐसे ऐसे, वो राइट साइड की होती है, ना कि लेफ्ट साइड का डीएनए होता है जेड डीएनए। इन टोटल आज तक 5 तरीके के डीएनए डिस्कवर हुए हैं, ABCD। ये चारों राइट साइड डीएनए, और जेड डीएनए होता है लेफ्ट डीएनए। ठीक है ना, लेफ्ट साइडेड ट्विस्टिंग होती है जेड डीएनए की। अब देखते हैं आगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं और एंटी पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये दोनों एक दूसरे के सेम नहीं होती, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, यानी कि पेयर में होती हैं, एक तरीके से पेयरिंग का काम करती हैं। देख रहे हैं आप, नीले के साथ पीला है, लाल के साथ हरा है, नीले के साथ फिर पीला है, लाल के साथ फिर हरा है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि लाल के साथ पीला पहुंच गया, नीले के साथ हरा पहुंच गया। यही होती है इनकी कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। ये दोनों का यहाँ जो है उसका ठीक यहाँ पेयर होगा, उसका मैच होगा, वो नहीं होगा। अगर यहाँ ए है तो यहाँ टी होगा, ए नहीं होगा, यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ टी होगा। इसका मतलब ये है। और एंटी पैरेलल होती हैं, 2 एंड होते हैं हमेशा किसी भी पोलर चीज के, 2 ही एंड होते हैं, हर चीज के 2 एंड होते हैं, कोई भी चीज एक सिरे वाली नहीं होती। हर रस्सी के 2 सिरे होते हैं, एक 5', दूसरा 3'। तो जो दूसरी वाली लेडर होगी उसका ये 5' होगा, उसका ये 3' होगा। ये पोलैरिटी से डिसाइड होता है, इसमें कोई ऐसा बड़ा लॉजिक नहीं होता, ये सिर्फ पोलैरिटी का खेल है। हॉलमार्क इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन और पायरिमिडीन, प्यूरिन 2 रिंग वाले नाइट्रोजनस बेस, 2 रिंग वाले नाइट्रोजनस बेस, और पायरिमिडीन 1 रिंग वाले नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, प्यूरिन 2 रिंग वाले, पायरिमिडीन 1 रिंग वाले। ए और टी प्यूरिन, ए और जी प्यूरिन, और टी और सी पायरिमिडीन्स। ठीक है, ए और जी प्यूरिन्स और टी और सी पायरिमिडीन्स। बैकबोन ऑफ दिस लेडर आर ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर। ये देख रहे हैं आप, ये फॉस्फेट और शुगर, ये जो इतना हिस्सा है ना,
इसे फॉस्फेट और शुगर जोड़ कर रखती है। और ये जो सिड्डियां हैं ना, ये बार्स जो हैं, ये सिड्डियां टाइप जो हैं, इनको जोड़ कर रखते हैं नाइट्रोजनस बेसेस। ये नाइट्रोजनस बेस हैं यहाँ, और ये हैं फॉस्फेट और शुगर, ठीक है ना। बार्स हमेशा नाइट्रोजन बेस के होंगे। ए हमेशा टी के साथ पेयर करेगा, वो भी डबल बॉन्ड बना के। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ए हमेशा डबल बॉन्ड के साथ टी के साथ पेयर करेगा। ए प्योरीन है, टी पायरिमिडीन है। जी हमेशा सी के साथ पेयर करेगा, लेकिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। जी भी प्योरीन है और सी पायरिमिडीन। देख रहे हैं, प्योरीन के साथ पायरिमिडीन जाता है, प्योरीन के साथ प्योरीन नहीं जाता। उसका रीजन है ताकि ये डिस्टेंस बना रहे। मान लीजिए प्योरीन है 15 एंगस्ट्रॉम बड़ा, पायरिमिडीन है 5 एंगस्ट्रॉम बड़ा, तो ये 15 और 5 हर बार 20 एंगस्ट्रॉम ही रहेगा। कभी भी ये नहीं होगा 15 15 30 हो गए या 5 5 10 हो गए। 10 बार्स होते हैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, जहां ये 360 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं 4 तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। एडिनिन, थाइमीन, गुएनिन, साइटोसिन, ये इनके स्ट्रक्चर है। देखिए साइटोसिन और थाइमीन में एक एक ही रिंग है, यानी कि ये दोनों पायरिमिडीन है। गुएनिन और एडिनिन में दो दो रिंग है, यानी कि ये दोनों प्यूरिन्स हैं। और ये देखिए यहां मैंने लिखा भी है, ए और जी प्यूरिन्स है, टी और सी पायरिमिडीन्स है। अब बात करते हैं, शुगर भी तो होती है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में। शुगर की मैंने बात करी थी, ये बैकबोन होती है शुगर और फॉस्फेट। तो शुगर होती है 5 कार्बन की, 5 कार्बन की, और उस शुगर का नाम होता है डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि इसमें सेकंड पोजीशन पे यहां ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए डीऑक्सी, और नाम है शुगर का राइबोज, तो डीऑक्सीराइबोज। और फॉस्फेट तो हमने हमेशा से देखा, फॉस्फेट आज भी वही है, ठीक है। तो इसलिए ये हुआ डीऑक्सीराइबो। और न्यूक्लिक एसिड ये होता है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, हेंस कम्स द नेम डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आइए अब अगला पेज देखते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, आखिर ये होते क्या, ये हम तब से सुनते आ रहे हैं। देखिए, एक नाइट्रोजन बेस ए टी जी सी, कोई सा भी एक नाइट्रोजन बेस एक शुगर यानी कि डीऑक्सीराइबोज के साथ जुड़ेगा तो एक न्यूक्लियोसाइड बनेगा, ठीक है ना। एक नाइट्रोजन बेस जोड़ो आप एक शुगर के साथ तो एक न्यूक्लियोसाइड बनेगा। इट्स सो सिंपल, बाकी कोई और है नहीं, ये कोई अलग कंपाउंड नहीं है, दो को जुड़ने बाद। और एक नाइट्रोजन बेस एक शुगर यानी कि एक न्यूक्लियोसाइड, एक न्यूक्लियोसाइड अगर एक फॉस्फेट से जुड़ेगा तो बनेगा एक न्यूक्लियोटाइड। देख रहे हैं, एक नाइट्रोजन बेस और शुगर, पेंटोज शुगर यानी कि डीऑक्सीराइबोज, 5 कार्बन की है इसलिए हम पेंटोज कह रहे हैं। बाकी पेंटोज एक क्लासिफिकेशन है ना कि नाम। नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, हेंस न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, है ना। और न्यूक्लियोटाइड प्लस डॉट 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 यानी मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गए। जैसे कि ये रहा एक हमारा न्यूक्लियोटाइड, ये रहा दूसरा हमारा न्यूक्लियोटाइड, ये रहा तीसरा हमारा न्यूक्लियोटाइड, ये सब जुड़ते जा रहे हैं तो मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड हो गए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गए, हेंस पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एडेनिन जुड़ा शुगर, नाइट्रोजनस बेस हो गया एडेनिन, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, डीऑक्सीराइबोज हो गई शुगर, फॉस्फेट फॉस्फेट है, तो बनेगा हमारा न्यूक्लियोटाइड यानी कि डीऑक्सी एडिनाइलेट। एक और बात बोलते हैं लोग, डीएनए में एटीजीसी होते हैं, एटीजीसी नाइट्रोजनस बेस है, ये कभी नहीं होते। डीएनए में पूरा न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी कि डीएनए में एडिनिन आपको नहीं मिलेगा, डीएनए में आपको मिलेगा डीऑक्सी एडिनाइलेट, डीऑक्सी ग्वानालाइलेट, डीऑक्सी थाइमिडाइलेट, ये सब आपको मिलेंगे। कभी भी एडेनिन नहीं मिलेगा डीएनए में, ये कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा आपको शुगर के साथ और नाइट्रोजन बेस के साथ, यानी कि डीऑक्सी एडिनाइलेट। बाकी तीनों पर भी यही अप्लाई होता है, तो इसलिए डीएनए में एटीजीसी नहीं मिलेंगे आपको, डीएनए में पूरे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। ये बात गलत है, ये बस हम एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कहते हैं और कोई इसका रीजन नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जीआईपी, डीएनए की प्रॉपर्टीज, डीएनए के फंक्शंस, एचजीपी, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू, और अगली वीडियो में पूरा हम अपना डीएनए कवर करेंगे। Thanks a lot, thanks again, and thanks last.